नमस्कार, मैं हूं अनिलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। आज बुद्ध पूर्णिमा है। वैसे धर्म की चर्चा आजकल बहुत खतरनाक है, क्योंकि कब कौन किसको धर्म विरोधी या सांप्रदायिक होने का ठप्पा लगा दे, कहना बहुत मुश्किल है। पत्रकार भी आरोप के दायरे में है, इसलिए बोलने में थोड़ा रिस्क है। फिर भी आप सभी पर भरोसा करके बोल रहा हूं। करीब 2500 साल पहले बुद्ध ने कहा कि धर्म कोई दूसरी दुनिया की चीज नहीं है, बल्कि जीवन शैली है। यानी धर्म को जीने का रास्ता उन्होंने कभी नहीं माना, उन्होंने इसे जीने का तरीका बताया और कहा कि धर्म और अंधविश्वास में बड़ा फर्क भी है। प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि बुद्ध के विचारों का अनुसरण किए बिना तरक्की संभव नहीं है। दिक्कत यह है कि हर दल बुद्ध के विचारों को वोटर आईडी में लगी फोटो की तरह कभी कभी देखना चाहता है। बोधगया में बीजेपी के कार्यकर्ता नीतीश कुमार को काला झंडा दिखाकर बुद्ध के बताए रास्ते पर चलने की झलक दिखा चुके हैं। मैं सोच रहा था कि बुद्ध के विचारों के हिसाब से अगर राजनीति की परिभाषा होगी तो क्या होगी। मैं इस नतीजे पर हूं कि राजनीति भी सत्ताधारित शक्ति नहीं बल्कि सेवाधारित शक्ति होनी चाहिए। पर दिक्कत यह भी है कि राजपाट छोड़कर बुद्ध की तरह त्याग कौन करेगा। जिसके पास कुछ है ही नहीं वो इस देश में त्याग क्या करेगा। इस लिहाज से देश की 60% आबादी कुछ त्याग कर ही नहीं सकती है। बाकी 30% तय नहीं कर पाएंगे कि कितना करना है, और अंत के 10% जो इस देश पर राज कर रहे हैं वो कुछ करें तो भी और ना करें तो भी उनकी आने वाली पीढ़ियां संपन्न ही रहेंगी। तो सवाल है कि बुद्ध के रास्ते पर चलेगा कौन। इसलिए करोड़ों की आबादी बढ़ने के बाद भी देखिए बुद्ध के विचारों को अपनाने के लिए व्यवहारिक समस्या से हमारा देश जूझ रहा है। क्योंकि कोई कहे, और इसलिए कोई कहे कि उन विचारों पर चलना चाहिए या आप भी चलिए, तो आप भी रुकावट के लिए खेद है जैसे डायलॉग दीजिए और आगे बढ़ जाइए। रहा सवाल हम और आप जहां रहते हैं उन इलाकों का क्या है, तो बिहार और झारखंड जहां से बुद्ध का गहरा संबंध रहा, वहां आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? अपहरण, हत्या और किसानों का विरोध। तो आज बुद्ध भगवान को थोड़ा पीछे करेंगे, इन खबरों का करेंगे डीएनए टेस्ट। खबरों की शुरुआत करेंगे आज हम झारखंड से। चर्चा हुई, हंगामा हुआ है हमारे देश में। देखिए पहली बार 1894 में कानून बना, भूमि अधिग्रहण कानून लागू हुआ ये, और ये कानून अंग्रेजों ने बनाया था। अब जाहिर है कि कानून जिस जमाने में बना और आज की तारीख में जमाना ही बदल गया। अब इस कानून में खामियों की चर्चा वर्षों तक होती रही और 120 सालों के बाद देखिए वर्ष 2014 में कानून में बदलाव किया गया। फिर हुआ ये कि एक साल के अंदर मोदी सरकार ने मनमोहन सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल में कुछ और बदलाव कर दिए। उसके पीछे सरकार का तर्क यह है कि नए कानून से किसानों का फायदा होगा, उनके हितों को ध्यान में रखकर बदलाव किया गया है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार कॉरपोरेट घराने को फायदा पहुंचाने के लिए कानून में बदलाव कर रही है। इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बताते हैं कि किन 5 बड़े बदलाव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मतभेद है। ये चर्चा इसलिए क्योंकि झारखंड में तमाम दल सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे थे, इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं। मनमोहन सरकार में क्या था? अगर सरकार, और ध्यान से सुनिएगा, अगर सरकार निजी कंपनियों के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है, प्राइवेट कंपनीज के लिए, तो उसे 80% प्रभावित परिवारों की सहमति लेनी होगी। यानी 10 में से 8 किसानों की सहमति जरूरी है। मोदी सरकार ने क्या किया है? मोदी सरकार कह रही है कि 5 ऐसे क्षेत्र हैं, 5 ऐसे सेक्टर्स हैं या वजह हैं जिसमें ये 80% मंजूरी वाला मामला जो है वो आवश्यक नहीं है। ये बताते हैं आपको ये कौन कौन से मामले हैं। नेशनल सिक्योरिटी यानी रक्षा के उद्देश्य से सरकार आपकी जमीन ले सकती है, ग्रामीण अवसंरचना के विकास के लिए, सस्ते मकान और गरीबों के आवास के लिए, औद्योगिक गलियारे और संरचना या सामाजिक संरचना जिसको कहते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीजों के डेवलपमेंट के लिए सरकार आपकी मर्जी के बिना भी आपकी जमीन ले सकती है। आगे बढ़ते हैं। मनमोहन सरकार ने कहा कि अगर 5 साल के अंदर, मान लीजिए किसी ने आपकी जमीन ली, सरकार ने आपकी जमीन ली और 5 साल के अंदर जमीन का इस्तेमाल नहीं हुआ तो जमीन वापस कर दी जाएगी। मोदी सरकार कह रही है कि इस्तेमाल नहीं होने पर भी जमीन वापसी का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। ये मोदी सरकार ने अहम बात। आगे बढ़ते हैं। मनमोहन सरकार ने कहा कि कानून में कोर्ट में जाने की आजादी होगी, आप चाहे तो कोर्ट जा सकते हैं। मोदी सरकार कह रही है, मोदी सरकार के अध्यादेश में सरकार की इजाजत के बिना कोर्ट में जाने की आजादी आपके पास नहीं रहेगी। मनमोहन सरकार यानी यूपीए सरकार के कानून में बंजर जमीन लेने का ही प्रावधान था। मोदी सरकार कह रही है इसके अध्यादेश के मुताबिक जो उपजाऊ जमीन है वो भी सरकार ले सकती है। लेकिन सबसे अहम बात, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार किसानों की जमीन ही लेना चाहती है। सरकार पहले बंजर जमीन लेगी, फिर सरकारी जमीन का अधिग्रहण होगा, और इन सारी चीजों के बावजूद अगर स्थिति ऐसी बनती है, सिचुएशंस ऐसे आते हैं, तो सरकार फिर उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण करेगी। मनमोहन सरकार सही और उचित मुआवजा दिया जाएगा ये कहती रही है। मोदी सरकार ने कहा कि मुआवजे में कोई बदलाव नहीं करेंगे, यानी जो पिछली सरकार दे रही थी ये सरकार भी वही दे रही है। अब मोदी सरकार की भूमि अधिग्रहण विधेयक पर लगातार हंगामा हो रहा है। झारखंड में देखिए बंद बुलाया गया। विपक्ष इस विधेयक को किसानों के हितों के खिलाफ कह रहा है। झारखंड में केंद्र सरकार के नए भूमि अधिग्रहण विधेयक के खिलाफ जेवीएम, आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, मासस, बीएसपी, झारखंड जन अधिकार मंच,
दूसरे कई संगठनों ने बंद बुलाया। कांग्रेस और जेएमएम ने बंद का नैतिक समर्थन किया था। झारखंड में विपक्ष के बंद का असर देखा भी गया। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, झारखंड बंद की ये 4 तस्वीरें हैं। ये 4 शहरों रांची, धनबाद, दुमका और बोकारो की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ बुलाए इस बंद का राज्य में व्यापक असर देखा गया। कई जगहों पर बंद समर्थकों ने उत्पात भी मचाया। इस एक दिन के बंद से करोड़ों के नुकसान का अनुमान भी है। 4 तस्वीरें बंद की हकीकत बयां करती है। बंद की इन तस्वीरों को देखने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि अगर वर्तमान केंद्र सरकार कह रही है कि बिल में किसानों के हित का ध्यान रखा गया है, तो सवाल है कि सच्चाई क्या है। आइए एक एक करके आपको इन सारी सच्चाइयों के बारे में बताते हैं ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहें। भारत में भूमि आधी से ज्यादा आबादी के लिए रोजी रोटी का एक प्रमुख साधन है। आप भी जानते हैं, 1 दशक पहले तक एक किसान के पास औसतन 3 एकड़ जमीन हुआ करती थी हमारे देश में, जो अब और भी घट चुकी है। केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों की अगर आप बात करेंगे तो इन राज्यों में औसत जो जोत का आकार है वो आधे से 2 एकड़ के बीच है। दूसरे देशों से अगर आप हमारे देश की तुलना करेंगे तो फ्रांस में भूमि जोत का आकार औसतन 110 एकड़ है, अमेरिका में 450 एकड़, ब्राजील और अर्जेंटीना में इससे भी ज्यादा है। तो सवाल है छोटे और मझोले किसान का क्या होगा। आइए कुछ और भी तथ्य हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है कि जमीन की स्थिति हमारे देश में क्या है। बताते हैं आपको। हमारे देश में 14.20 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। करीब 6 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन है, फॉरेस्ट एरिया 6 करोड़ भूमि पर। इतनी ही जमीन पर खेती होती है हमारे यहाँ। 5.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि खेती योग्य भूमि है, यानी इन पर खेती हो सकती है, लेकिन इस जमीन का इस्तेमाल ही नहीं होता। सोचिए, 6 करोड़ हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल होता ही नहीं है। 4 करोड़ हेक्टेयर ऐसी भूमि है जो खेती योग्य नहीं है। 17 लाख एकड़ जमीन रक्षा मंत्रालय के पास है और करीब रेलवे के पास भी देखेंगे तो 4 लाख एकड़ के आसपास जमीन है। सबसे अहम बात यह है कि करीब 18 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं हमारे देश में अटकी हुई हैं। क्यों अटकी हुई हैं? क्योंकि बिल अटका हुआ है। चाइना से तुलना कर लेकर अपने देश की, तो चीन में भूमि अधिग्रहण कानून 1999 लागू है, जिसके मुताबिक सरकार किसी की भी जमीन ले सकती है बिना इजाजत लिए। सवाल जमीन के महत्व और विरोध को लेकर है, क्योंकि चारों तरफ एक कंफ्यूजन का माहौल है। लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या सरकार वाकई उनकी जमीन लेना चाहती है या सरकार के पास अगर कोई विकल्प ना हो तो सरकार जमीन लेगी। स्थिति यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक सच ये भी है कि खेती सबसे कम उत्पादक क्षेत्र है। किसान बेहाल है। देश के जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान मात्र 15% है, जबकि खेतों में काम करने वालों की संख्या देश के कुल कार्यबल से, वर्कफोर्स से आधे से अधिक है। यानी लोग ज्यादा डिपेंडेंट हैं, पैसा कम कमा रहे हैं। इस तरह जमीन का यहां कितना महत्व है आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि जमीन ही नहीं रहेगी तो किसान करेगा क्या। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर भारत में प्रति व्यक्ति जमीन कम है तो यहां भूमि अधिग्रहण की जरूरत क्यों आ पड़ी। उत्पादकता में यानी प्रोडक्टिविटी में तेजी लाने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला यह है कि कृषि को और मजबूत बना दिया जाए, दूसरा यह है कि जमीन को खेती के अलावा किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। यही 2 बात हो सकती है ना, कि या तो आप खेत में अनाज उपजाएं या कुछ और। आजादी के बाद भारत में विकास की प्रक्रिया बिल्कुल इसी फॉर्मूले पर चली, जिस कारण बड़े स्तर पर भूमि का अधिग्रहण भी हुआ। एक स्टडी कहती है कि 1947 में आजादी मिलने के बाद से आज की तारीख तक, अभी तक कुल भूमि का 6% हिस्सा यानी 5 करोड़ एकड़ भूमि का अधिग्रहण हमारे देश में हुआ, और उसके इस्तेमाल में कह सकते हैं कि बदलाव भी हुआ, जिससे 5 करोड़ से ज्यादा लोग कहीं ना कहीं प्रभावित भी हुए। भूमि अधिग्रहण से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले भू मालिकों को जमीन की काफी कम कीमत मिली, कई को तो अब तक मिली भी नहीं। जमीन के सहारे रोजी रोटी कमाने वाले भूमिहीन किसान या भूमिहीन लोगों को तो कोई भुगतान भी नहीं किया गया। ये चीजें हैं जिससे लोग डरते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में आदिवासी और दलितों का कहीं ना कहीं शोषण भी हुआ। यह वजह है कि भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध 80 के दशक में भी हो रहा था, और यह विरोध एक संशोधन के बाद आज भी जारी है। सवाल है कि क्या सरकार की नीयत सही होगी, और सरकार कैसे तय करेगी कि जब लोगों को पैसा मिलेगा उस पैसे के आधार पर उसका जीवन या उनका जीवन चल जाएगा। एक बहुत ही छोटा सा विराम, हाजिर होते हैं बिहार की तस्वीर के साथ। डीएनए में बात करेंगे अब डॉक्टर्स की। डॉक्टर
मौत के मुंह से मरीज को बचाते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक वो इंसान की जिंदगी की हिफाजत करते हैं। लेकिन इंसानी जिंदगी की हिफाजत करने वाले डॉक्टर्स को आज इंसान का चोला पहने भेड़िए यानी अपराधियों से खतरा है। हाल के दिनों में डॉक्टर्स के खिलाफ अपराध के मामले में वृद्धि हुई है। बिहार में स्थिति काफी बदतर है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर है गया के जाने माने डॉक्टर पंकज गुप्ता और उनकी पत्नी शुभा गुप्ता की। ये तस्वीर बिहार के बदलते हालात का सबूत दे रही है। इन दोनों को बीते शुक्रवार को बिहार और झारखंड के सीमावर्ती इलाके बारचट्टी से अगवा कर लिया गया था। घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों का पता लगाने में पुलिस जुटी है, लेकिन अब तक एक अदद सुराग हाथ नहीं लग पाया है। ये अपहरण का इसको प्रतीत होता है, तो इसको अपहरण मानते हुए हम लोग अभी केस दर्ज कर दिया। तो सरगाटी डीएसपी के नेतृत्व में और 6 ऑफिसर इंचार्जेस और 4 सब इंस्पेक्टर्स का एक कमेटी टीम गठन किया गया। उन लोगों को बाराचट्टी थाने में ही कैंप करने के लिए हम लोग निर्देश दे दिया। उसको रैंसम से संबंधित अभी कोई सूचना या कोई रैंसम कॉल अभी तक नहीं मिला। एक जमाना था जब बिहार में अपहरण को उद्योग माना जाने लगा था। हालांकि कुछ वर्षों के लिए फिजा बदली, लेकिन एक बार फिर अपराधियों ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। अपराधियों के निशाने पर धरती के भगवान हैं। बीते एक दशक में अपराधियों ने 39 डॉक्टरों को अगवा किया, जिसमें से 10 डॉक्टरों की हत्या कर दी गई। शुरू से डॉक्टर सॉफ्ट टारगेट रहा है। 1999 से लेकर के आज तक में 39 डॉक्टर्स की किडनैपिंग हुआ। 10 डॉक्टर को मर्डर किया गया। 2002 में सबसे ज़्यादा हुआ। सेकंड हाईएस्ट 2001 रहा। उसके बाद छिटपुट चलता रहा। इधर 5-7 साल से बंद था, फिर शुरू हो गया। IMA के रिकॉर्ड के अनुसार राज्य के सभी हिस्सों में डॉक्टर्स को खतरा है। राजधानी पटना तो कहीं से भी सेफ नहीं है। इस साल सिर्फ जनवरी महीने में पटना में 20 डॉक्टर्स से अपराधियों ने रंगदारी मांगी थी। डॉक्टर्स के खिलाफ बढ़ते अपराध की घटनाओं के बाद धरती के भगवान अब बिहार से पलायन का मन बना रहे हैं। रंगदारी मांगी गई है तो अब कन्फर्म में हमने सुना है, कुछ डॉक्टर ने हमसे कहा था, लेकिन कैसे है जो उन मैनेज किए या कहीं से लेकर वो लोग मैनेज किए। लेकिन ये भी इधर ही हुआ है 2-3 महीना 4 महीना। बीच में 7-8 साल तो एकदम हम फ्री घूमते थे। इस घटना के बाद तो डॉक्टर इतना घबरा गया है कि 12-1 बजे फैमिली के साथ अच्छी गाड़ी, बेचारा कमाता है, अच्छी गाड़ी से जा रहा था। और यदि एक घटना कहीं और हो गया तो डॉक्टर फिर भागना शुरू कर देगा। 2001 से 2003 के बीच पटना के जाने माने डॉक्टर के सिंह, डॉक्टर भरत सिंह, डॉक्टर रमेश चंद्रा और डॉक्टर प्रणेंदु ओझा के अपहरण के बाद चिकित्सा महकमा दहशत में आ गया था। एक दशक बाद एक बार फिर डॉक्टर्स के अपहरण और उनसे फिरौती की घटनाएं बढ़ गई हैं। सवाल बहुत सीधा है, अपहरण की लगातार घटनाएं क्या प्रशासन की उदासीनता का गवाह हैं या सरकार की डायरी में कानून व्यवस्था का सवाल आखिरी पन्ने पर है? राकेश के साथ अमित कुमार, जी मीडिया पटना। 90 के दशक से लेकर 2005 के बीच देखिए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पत्रकार और दूसरे लोग अपहरण के मामले में चर्चित रहे। उनका अपहरण हुआ, प्रदेश में एक खराब माहौल बना था। वर्ष 2002 में सबसे ज्यादा 10 डॉक्टर किडनैप किए गए। अब एक बार फिर वो दौर लौट रहा है। हाल के दिनों में बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हुई। इसकी तस्दीक इस साल जनवरी में सिर्फ पटना में 20 डॉक्टर से मांगी गई रंगदारी की घटनाएं साफ तौर पर तस्वीर बयां करती। बिहार में पटना ही नहीं, देखिए बेगूसराय, सहरसा, छपरा, हाजीपुर, वैशाली, मधेपुरा, बिहार शरीफ, मधुबनी, रोहतास, कैमूर, जहानाबाद, जहां भी नाम लीजिए आप, इस तरीके के बहुत सारे मामले सामने आ चुके हैं। सवाल है कि क्या वाकई सरकार इस मसले को लेकर गंभीर है या वाकई जो लोग चर्चा, परसेप्शन जो लोगों के दिमाग में है कि वो दौर वापस आ रहा है, वो वाकई आ रहा है। एक बहुत ही छोटा सा विराम, लौट रहे हैं।
ब्रेक से पहले हम बिहार में डॉक्टर्स के जो हालात हैं उस पर चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से वो खतरे में है। अब देखिए झारखंड से भी ऐसी तस्वीर आई है। गुमला में डॉक्टर का अपहरण और उसके बाद हत्या का एक मामला आया। ये रिपोर्ट पे देखिए। ये उस मां का दर्द है जिसने अपना बेटा खोया है। ये एक पत्नी की चित्कार है जिसने अपना पति खोया है। ये एक बेटे के आंसू है जिसने अपना पिता खोया है। ये चीख पुकार रघुवर दास के दावों का दम निकलने के सबूत है। ये चीख पुकार झारखंड में बिगड़ते हालातों के गवाह है। गवाह इस लाश की तस्वीर भी है जो डॉक्टर आरबी चौधरी की है। डॉक्टर आरबी चौधरी जिनका 30 अप्रैल को कुछ लोग अपहरण करते हैं और फिर शुरू हो जाता है फिरौती का खेल। 50 लाख की मांगा था। कितने रुपया दिए? हमने उसको 4 लाख दिया था क्योंकि मेरे पास में पैसा नहीं था। जो भी कुछ जमा पूंजी थी सब मैं दे दी थी। और तो डॉक्टर साहब के पास में रहता था जो भी कुछ था। तो कमाने वालों को ले गए, हमारे पास में क्या रह गया। ये 4 लाख रुपया किसके माध्यम से आपने दिया? हमने दिया अपनी तरफ से, किसी तरह से। आप लोग से मुलाकात हुआ था अपहरण का? नहीं। डॉक्टर के अपहरण के 5 दिनों तक फिरौती का खेल चलता रहता है और आखिरकार खौफनाक अंजाम काशीटोली जंगल में नजर आता है, जहां अगवा किए डॉक्टर आरबी चौधरी की लाश मिलती है। सवाल उठने लगता है कि आखिर 5 दिनों में पुलिस क्या करती रही? आखिर अगवा होने के बाद डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है तो उसके लिए क्या पुलिस की नाकामी जिम्मेदार नहीं? लेकिन जवाब में पुलिस अभी भी अपनी पीठ थपथपाती नजर आ रही है। मेरे हिसाब से पुलिस के कार्यशैली में कोई कमी नहीं थी। पुलिस अपना काम कर रही थी। अब अपहरणकर्ता उनकी साइकोलॉजी डिफरेंट तरीके से काम करती है। उस किस प्रेशर में आकर के उन्होंने ये कार्य किया है ये तो पकड़े जाने के बाद ही बताएंगे। और जो डेड बॉडी को देख करके लग रहा है कि ये जो हत्या है ये रिसेंटली की गई है। पोस्टमार्टम के बाद ही टाइम ऑफ डेथ या टाइम सिंस डेथ जो है वो हमें पता चलता है। फिलहाल चौतरफा दबाव पड़ने के बाद 2 आरोपियों की गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन अभी इस पूरे मामले की गुत्थी पुलिस नहीं सुलझा पाई है और ना ही मास्टरमाइंड तक पहुंच पाई है। वहीं साहिबगंज में वारदात के विरोध में साहिबगंज के डॉक्टरों ने विरोध जताते हुए सदर अस्पताल में ओपीडी ठप कर रखा है। डॉक्टर राज्य में प्रोटेक्शन बिल नहीं लागू किए जाने को लेकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। वहीं मारे गए डॉक्टर आरबी चौधरी के बेटे ने मामले में पुलिस प्रशासन की विफलता पर सवाल उठाते हुए व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया है। पुलिस से बात करने पर पता चलता रहा कि जांच चल रही है, हम लोग ढूंढ लेंगे, लेकिन ऐसा ये नहीं हुआ कि ये जानकारी अभी क्या पता चला? जरा से कर सकता? अभी उनका शौक मैं यहाँ निदेशक के रूप में भी आता हूँ। आप लोगों के सामने इन लोगों को डांट पड़ती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उनका कोई मर्डर कर दे या बर्दाश्त के काबिल नहीं है यह बात। और इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। हमारे अभी जो सूचना मिली है कि IMA और हमारे झारखंड हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन का संयुक्त बैठक शाम में रांची में स्टेट लेवल पर हो रही है। सवाल है कि जिस लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर रघुवर सरकार आई तो आखिर उसी मसले पर सरकार और सिस्टम इस कदर क्यों नाकाम हो रहा है? गुमला से मुकेश और साहिबगंज से अमित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर उम्मीद करें कि दोनों राज्यों के CM को कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो, क्योंकि हकीकत यही है। दिन देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।